Our next topic is more and more expenses. अब क्या होने लगे, जैसे जैसे लोग नई नई चीज़ें यूज़ करने लगे हैं वैसे जो उनके एक्सपेंसेस हैं, उनके जो खर्चे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. The next 20 years saw even more changes. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम next 20 years में देखेंगे, अगले 20 सालों में अगर हम देखते हैं तो हमें और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे. विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर इज नो काउ डंग. अब बताते हैं कि अगर काउ और बफेलो ना हो तो क्या होगा, काउ डंग भी होना बंद हो जाएगा, यानी कि आपको काउ डंग देखने को नहीं मिलेगा. टू बी यूज्ड इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर. अब क्या होता है, जो काउ और बफेलो का जो काउ डंग होता है, ठीक है, वो काउ डंग किस लिए यूज होता है, फर्टिलाइजर बनाने के. तो अब जब लोग काउ और बफेलो रखना बंद कर देंगे तो काउ डंग नहीं होगा और लोग फर्टिलाइजर नहीं बना पाएंगे. हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर. अब पहले से जब लोग क्या करते थे, एनिमल्स को रखते थे तो उसका काउ डंग फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते थे. अब जब लोग एनिमल्स नहीं रखेंगे तो फर्टिलाइजर कैसे बनेगा. तो वो बताते हैं कि हसमुख को भी फर्टिलाइजर कैसे करना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. ठीक है, अब आप मार्केट से खरीदोगे तो वही काउ डंग, वही फर्टिलाइजर आपको एक्सपेंसिव मिलेगा. तो वैसे ही हसमुख को भी अब जो फर्टिलाइजर है वो बाय करना पड़ रहा है, ठीक है, खरीदना पड़ रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. The new kinds of seeds were such that the crops were easily affected by harmful insects. और वो जो बता रहे हैं वो बताते हैं कि अब जो लोग नए तरीके के जो सीड्स, न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स दे आर परचेजिंग, वो जो परचेज कर रहे हैं सीड्स को, किस लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं किससे, इंसेक्ट से. पहले की जो सीड्स होती थी, ठीक है, पहले जो घर में वो सीड्स को स्टोर किए करके रखते थे उसमें इंसेक्ट इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते थे. लेकिन अब जो सीड्स वो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं वो सीड्स में जो इंसेक्ट है वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और वो इंसेक्ट उन सीड्स के लिए क्या है, हार्मफुल हैं. मेडिसिन्स हैड बीन स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स. और अब क्रॉप्स में भी बहुत जल्दी इंसेक्ट लग जाते हैं, ठीक है, तो उन क्रॉप्स में इंसेक्ट ना लगे इसीलिए अब उसमें क्या करते हैं, लोग स्प्रे करवाते हैं, यानी कि दवाइयाँ डलवाते हैं. आपने देखा होगा जो लोग जिन लोगों ने फार्मिंग देखी होगी वो लोग क्या करवाते हैं, क्रॉप्स वगैरह में मेडिसिन डलवाते हैं, दवाइयों का स्प्रे करवाते हैं, जिससे कि उनमें कीड़े ना लग सकें, उनमें इंसेक्ट ना लग सकें. ठीक है. Oh, what a bad smell these had and how expensive they are. वो बताते हैं कि और हाँ, उसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आती है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं. The canal water was not enough for the new crops. और वो बताते हैं कि अब जो न्यू क्रॉप्स ग्रो करी जा रही हैं उसके लिए कैनाल का वाटर सफिशिएंट नहीं हो पाता, वो इनफ नहीं होता. All the farmers use pumps to lift water from deep under the ground. इसीलिए फार्मर्स को पंप का यूज करना पड़ता है ताकि वो वाटर को लिफ्ट कर सकें और वो जो वाटर है वो ग्राउंड के गहराई तक पहुंच सके. To meet all these expenses, loans has to be taken from the bank. और इन सारे ही खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें बैंक से क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है. Whatever little profit was made was used to repay the loan. और जितना भी सारी क्रॉप्स को ग्रो करके उसे सेल करके उन्हें थोड़ा बहुत जितना भी प्रॉफिट हो पाता है उस प्रॉफिट को फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, बैंक को देना पड़ता है. ठीक है, टू repay as the loan. जो लोन उन्होंने लिया होता है उस लोन को पे करने के लिए वो प्रॉफिट उन्हें वहां दे देना पड़ता है. बट देयर वॉज अ लिटिल प्रॉफिट. लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है. एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन. अब हर कोई कॉटन ग्रो कर रहा है, कॉटन उगा रहा है.
सो द कॉटन प्राइसेस वर नॉट एज हाई एज बिफोर। इसीलिए अब कॉटन के भी प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई नहीं रहे जितने कि पहले हुआ करते थे। पहले क्यों होते थे? पहले कुछ लोग कॉटन ग्रो करते थे, इसीलिए कॉटन कम होने की वजह से उसके प्राइसेस ज़्यादा थे। अब हर कोई कॉटन ग्रो कर रहा है, इसीलिए अब उसके जो प्राइसेस हैं वो क्या हो गए हैं? लो हो गए हैं। द सॉइल इटसेल्फ वॉज नो लॉन्गर द सेम। वो बताते हैं कि अब वो सॉइल भी पहले की तरह नहीं रही। पहले जो सॉइल हुआ करती थी, ठीक है, वैसी अब सॉइल भी नहीं रही। ग्रोइंग द सेम क्रॉप्स ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स हैव अफेक्टेड द सॉइल सो मच दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर। वो बताते हैं कि देखिए हर साल क्रॉप्स वो उगा रहे हैं, ठीक है, हर बार वो क्रॉप्स उगा रहे हैं, और जितनी बार वो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे उतनी बार उसमें क्या डलेगा? केमिकल्स डलेगा, ठीक है, और जितनी बार केमिकल्स डलेगा वो सॉइल में क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। जो सॉइल है जिसमें वो क्रॉप्स उगा रहे हैं उसमें क्या करेगा? वो इफेक्ट करेगा, और सॉइल क्या होती चली जाएगी? खराब होती चली जाएगी। तो वो बताते हैं कि वो सॉइल अब खराब होने की वजह से उसमें उतनी अच्छी क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पाती जैसे कि पहले हुआ करती थी। It was becoming difficult to earn a living by farming alone। अब वो बताते हैं कि अब उनके लिए लिविंग करना भी, मतलब जो वो पैसा कमा रहे थे उससे वो अपनी मतलब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी थी उस फार्मिंग से। वो अकेले उस फार्मिंग से अपनी फैमिली या अपने घर को नहीं चला पा रहे थे। हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स। अब हसमुख भी समय के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। पहले पहले तो उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो लाइफ है, उनकी जो फैमिली है वो सफ़र कर रही थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ मनी। सो हसमुख का बिहेवियर भी चेंज होने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा टेंस रहने लगा, ठीक है, परेशान रहने लगा, और उसे ज़्यादा टाइम गुस्सा आता था। हिज एजुकेटेड सन पारिश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। और हसमुख का जो बेटा था पारिश, वो फार्मिंग नहीं करना चाहता था। ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर। इसीलिए फार्मिंग का काम उसका बेटा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कौन सा काम करना शुरू करा? ट्रक ड्राइवर का, यानी कि ड्राइविंग करने का काम उसने शुरू करा। आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रिपेड। क्योंकि अभी भी जो बैंक के लोन थे वो उन्हें पे करने थे, और जो फार्मिंग से वो पे नहीं कर सकते थे। ऑफन पारिश डजंट कम होम फॉर डेज। वो बताते हैं कि पारिश जो था वो बहुत दिनों तक वो घर नहीं आता था। एट टाइम्स ही इज अवे फॉर अ वीक, और हफ्ते हफ्तों तक वो बाहर ही रहता था। 2 days back when he came home, पारिश started looking for something। और वो बताते हैं कि 2 दिन पहले जब पारिश घर आया था तो उसने अपनी मदर से पूछा, बा वेयर इज दादाजीज वुडन सीट बॉक्स। दादाजी का जो वुडन का बॉक्स था जिसमें वो सीट्स रखते थे, वो बॉक्स कहाँ है? इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक। वो कहता है कि वो बॉक्स मेरे बहुत काम का है, बहुत काम आ सकता है, क्योंकि उसमें मैं जितने भी स्क्रूज और टूल्स वगैरह होंगे ट्रक के, वो सारे ही मैं उसमें रख सकता हूँ। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी। तो अब सीड बता रहा है कि अब आप समझे कि मैं अपनी स्टोरी आपको क्यों बता रहा था। देखिए पहले वुडन बॉक्स को या सीड्स को उन्होंने उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है, और धीरे जब उन पे बहुत ज़्यादा लोन हो गया, ठीक है, जिसे वो रिपे नहीं कर पा रहे थे, एट लास्ट फिर वो बॉक्स की उन्हें ज़रूरत होने लगी, ठीक है। मतलब वो सीड्स को यूज़ उन्होंने करना छोड़ दिया था, तो क्या हुआ? उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लगे। नहीं तो स्मूथली उनका वर्क स्टार्टिंग में चल रहा था, या मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं हो रहा था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीड द रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। अब आपको एक रिपोर्ट दी गई है विच इज फ्रॉम द न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर से एक रिपोर्ट दी गई है, लेट अस रीड।
ट्यूसडे 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश। अब ये जो बात हो रही है वो 18 दिसंबर 2007 की है, ठीक है। ट्यूसडे का डे था और कहाँ की बात हो रही है, ये आंध्र प्रदेश। Farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans। वो बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में कुछ फार्मर्स को जेल में भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो लोन को पे नहीं कर पाए थे, पेड नहीं कर पाए। दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन द फार्मिंग। और वो क्यों रिपे नहीं कर पाए? इसलिए रिपे नहीं कर पाए लोन को क्योंकि उन्हें फार्मिंग में काफी ज्यादा लॉसेस हुए थे। One of these farmers, Nalappa Reddy, had taken a loan of rupees 24,000। वो बताते हैं कि उन सारे ही फार्मर्स में से एक फार्मर थे जिनका नाम था नालप्पा रेड्डी। वो बताते हैं कि उन्होंने बैंक से 24,000 का लोन लिया था। To repay the loan, he had to take another loan from the private money lender at a high rate of interest। और वो बताते हैं कि उस लोन को पे करने के लिए उन्होंने एक और लोन ले लिया था जो प्राइवेट बैंक से लिया था या प्राइवेट मनी लेंडर से लिया था, जिससे हम उधार पैसा लेते हैं ना, उनसे उन्होंने पैसा लिया था और वो भी बहुत ही हाई रेट में उनसे पैसा लिया था ताकि वो बैंक का लोन पे कर सकें। इवन आफ्टर रिपेइंग रुपीज 34,000, रेडी कुड नॉट रीपे द एंटायर लोन। और वो बताते हैं कि 34,000 का लोन वो पे कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कुछ पैसा देना बाकी रह गया था, ठीक है। रेडी सेज बैंक सेंट फार्मर टू जेल फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन्स। बट व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन। वो कहते हैं कि जब हम जैसे फार्मर्स जो छोटे छोटे लोन पे नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जेल भेज दिया जा रहा है, तो उनका क्या होता होगा, उन बड़े बड़े बिजनेसमैन का क्या होता होगा जो इतने बड़े लोन लेते हैं। मतलब फार्मर्स ने तो जैसे देखिए 20,000, 30,000, 40,000 इतने का लोन लिया, ठीक है, फिर भी उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट रिपेइंग द मनी। वो पैसा नहीं वापस कर रहे हैं। लेकिन उन बिजनेसमैन का क्या होता है जो लैक्स में, करोड़ में लोन लेते हैं, ठीक है। दे टेक लोन्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज। और बड़े बड़े बिजनेसमैन तो करोड़ों में लोन लेते हैं, ठीक है। नथिंग हैपन टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी। उनके साथ तो कुछ भी नहीं होता अगर वो पैसा वापस ना करें तो। Nalappa Reddy's story is shared by thousands of farmers in India who are suffering huge losses। वो बताते हैं कि नलप्पा रेड्डी की जो स्टोरी थी वो बहुत सारे हजारों फार्मर्स के साथ, इंडिया के फार्मर्स जो थे, हजारों फार्मर्स जो थे उनके साथ शेयर करी गई। क्यों? क्योंकि वो लोग भी क्या थे, ऐसे ही लॉसेस से सफर कर रहे थे। उनके साथ भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे जहां पर उन्हें काफी ज्यादा लॉस हुआ था फार्मिंग में। द सिचुएशन इज सो बैड दैट मेनी फार्मर्स सी नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। और वो बताते हैं कि कुछों के साथ, कुछ फार्मर्स के साथ तो ऐसी सिचुएशन भी आई जहां पर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा एक्सेप्ट सुसाइड करने के। मतलब उनको कोई और ऐसा रास्ता नजर नहीं आया जहां पर वो लोन पे कर सके, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, यानी कि सुसाइड करने की कोशिश करी या सुसाइड कर भी लिया। According to government figures, 1,50,000 farmers have died like this between 1997 and 2005। और वो बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के तरीके से अगर हम देखें, उनके फिगर के हिसाब से देखें तो 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जो 1997 से लेकर 2005 के बीच में 1,50,000 फार्मर्स डाइड हो गए बिकॉज ऑफ दिस ओनली। दिस नंबर में बी मच हायर, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं थे। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज भास्कर भाई फार्म, तेहरी विलेज, गुजरात। अब भास्कर भाई मतलब भास्कर भाई के फार्म के बारे में बात हो रही है।
जो कि देहरी गांव में है, और वो देहरी गांव कहाँ है? गुजरात में। As we entered his farm, we were surprised. वो बताते हैं कि जैसे ही हम भास्कर भाई के फार्म में एंटर्ड हुए, हम काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। There were dead leaves, wild plants and grass everywhere. क्योंकि हर जगह हमें सूखी लीव्स और वाइल्ड प्लांट्स, जंगली प्लांट्स और ग्रास दिखाई दे रही थी। Some of trees branches seemed so dry as if eaten by insect. और कुछ पेड़ों की ब्रांचेस तो हमें इतनी ज्यादा ड्राई लग रही थी, ऐसा लग रहा था उन्हें देख के कि जैसे इन्हें इंसेक्ट ने पूरा खा लिया हो। At places we saw some plants with colorful leaves. और कुछ जगहों में हमने कलरफुल मतलब ऐसे प्लांट्स भी देखे जिसमें बहुत ज्यादा कलरफुल लीव्स लगी हुई थी, पत्तियां लगी हुई थी। Why this? तो हम ये सोचने लगे कि ऐसा क्यों, कि कहीं पर तो मतलब इतनी सूखी लीव्स हैं और कहीं पर इतनी कलरफुल लीव्स। भास्कर भाई said they were croton plants which gave him a signal when the soil became dry. तो भास्कर भाई बताते हैं कि ये कैसे पेड़ हैं, किसके पेड़ हैं? ये क्रोटोन के पेड़ हैं। और ये पेड़ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमें सिग्नल देते हैं जब इनकी सॉइल ड्राई होने वाली होती है, मतलब जब उनकी मिट्टी सूखने वाली होती है तो ये हमें सिग्नल देते हैं। वी वर सरप्राइज्ड, ये बात सुन के हम उनकी सरप्राइज हो गए थे। तो हमने पूछा कि हाउ, कैसे? ही एक्सप्लेन दैट द रूट्स ऑफ द क्रोटोन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड। और भास्कर भाई ने हमें बताया कि क्रोटोन की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही गहराई तक नहीं जाती हैं, ग्राउंड के बहुत ही डीप तक नहीं जाती हैं, गहराई तक नहीं जा पाती हैं। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, इसीलिए जब टॉप लेयर, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, जब वो ड्राई हो जाती है, द क्रोटोन लीव्स बेंड एंड बिकम लिम्प। तो तब क्या होता है, क्रोटोन की जो लीव्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, झुक जाती हैं और लिम्प हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। This signal tells भास्कर भाई which part of his farm needs to be watered. और यही एक सिग्नल होता है जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि फार्म में किस जगह पर वाटर की जरूरत है। We found the soil soft and crumbly. कुछ जगहों पर हमने देखा कि सॉइल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी और क्रम्बली थी, यानी कि मुड़ जाती थी इजिली। वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्रीज, हमने कुछ बड़े बड़े कोकोनट के ट्रीज भी देखे, फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट्स, और उनमें बहुत ही ज्यादा फ्रेश कोकोनट्स लगे हुए थे। वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर। हम लोग सोचने लगे कि ये मतलब इन कोकोनट्स को मतलब लगाने के लिए कुछ अच्छी स्पेशल फर्टिलाइजर का यूज करते होंगे। भास्कर भाई said he does not buy fertilizer made in factories. भास्कर भाई ने हमें बताया कि वो कोई भी फर्टिलाइजर फैक्ट्री से नहीं खरीदते हैं। His soil is fertile because of all the dried leaf which root and mix it. वो बताते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि हम जितनी भी लीव्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी मतलब जितनी भी ड्राइड लीव्स होती हैं, सूखी हुई लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, विच स्लोली रूट एंड मिक्स विद इट। और क्या होता है, वो धीरे धीरे जितनी भी जैसे हमारी ड्राइड लीव्स कलेक्ट हुई, गिर के कलेक्ट हुई, वो क्या हो जाती है, सॉइल से मिक्स हो जाती है। He dug the soil a little and told us to look. We saw thousands of earthworm. और उन्होंने हमें क्या करके दिखाया, भास्कर भाई ने हमें जो अपनी सॉइल थी उसे डगिंग करके यानी कि खोद कर भी हमें दिखाई। उन्होंने हमसे कहा कि इस सॉइल को देखो, we saw thousands of earthworm। और हमने उस सॉइल में क्या देखा, बहुत सारे अर्थवॉर्म देखे, thousands of earthworm वहां पर थे। These are my soil's best friend. उन्होंने हमें बताया कि ये अर्थवॉर्म हमारी सॉइल के क्या हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। He said, the earthworms soften the soil as they keep digging earthen to make tunnels. वो बताते हैं कि अर्थवॉर्म जो होते हैं वो सॉइल को बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। कैसे सॉफ्ट कर देते हैं,
वो सॉइल को डिग करते रहते हैं, डिगिंग करते रहते हैं, खोदते रहते हैं, और धीरे धीरे खोदते खोदते वो एक टनल बना देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं। दिस वे एयर एंड वाटर कैन इजिली गेट इनटू द सॉइल, और जिसकी वजह से क्या होता है, रास्ता बनने की वजह से उसमें एयर और वाटर इजिली चला जाता है सॉइल तक, यानी कि सॉइल के अंदर तक एयर और वाटर पहुंच जाता है। द अर्थवर्म ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स। अर्थवर्म जो होते हैं वो सूखी हुई लीव्स और प्लांट्स को भी खा जाते हैं। एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल, और वो जो ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है, उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है उससे जो सॉइल होती है वो क्या होती है, फर्टिलाइज होती है। मीन्स कहने का मतलब है कि अर्थवर्म जितने भी डेड लीव्स और प्लांट्स वगैरह जो खाते हैं और जो ड्रॉपिंग छोड़ते हैं, उस ड्रॉपिंग से जितनी भी सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, फर्टिलाइज हो जाती है। ठीक है। प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी। अब प्रवीण अपने अंकल के बारे में बता रहे हैं जो शहर में रहते हैं। Who has dug a pit in his garden? वो बताते हैं कि उनके अंकल ने अपने गार्डन में एक पिट बनाया हुआ है, खुदाई करके एक पिट बनाया है। He puts dried leaf in the pit, और वो क्या करते हैं, जितनी भी सूखी लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, उन सबको वो पिट में डालते हैं। Along with all the kitchen waste, और उसके साथ साथ किचन का जितना भी वेस्ट होता है, जैसे कि क्या क्या, पील्स ऑफ, जैसे सब्जियों के छिक्कल हो गए, ठीक है, पील्स हो गए, या फ्रूट्स के पील्स हो गए, या फिर जितना भी खाना बच जाता है, वो सारी ही चीजों को वो पिट में डाल देते हैं। He also has earthworm in the pit, और उनके पिट में आपको बहुत सारे अर्थवर्म भी दिखाई देंगे। They turn the waste into compost, और ये जितना भी वेस्ट वो पिट में डालते हैं, ठीक है, वो जितना भी इकट्ठा होता है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंपोस्ट में। कंपोस्ट मीन्स अ नेचुरल फर्टिलाइजर, मतलब एक नेचुरली फर्टिलाइजर खुद से ही वो बन जाता है। ठीक है, उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको काफी दिन तक पिट में वो वेस्ट को डाले रखेंगे तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली नेचुरली फर्टिलाइजर बन जाएगा। सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइजर विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। तो वो बताते हैं, और इसी तरीके से जो मेरे अंकल हैं वो क्या बना लेते हैं, एक अच्छा फर्टिलाइजर उनका बन जाता है बिना कोई पैसा खर्च करे, बिना पैसे को स्पेंड किए वो क्या करते हैं, एक अच्छा फर्टिलाइजर उन्हें घर पर ही मिल जाता है। वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट फ्रॉम द फार्म। हमने मतलब हमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रेश कोकोनट्स फार्म से मिले। They were really tasty, और हमने उन्हें खाया और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। We also learned so much about a new way of farming, और उसके साथ ही साथ हमने फार्मिंग के बहुत अच्छी तरीके, नए नए तरीके हमने वहाँ से सीखे। Now come to our last topic, that is journey of a bajra seed from a field to a plate। अब बाजरा सीड की जर्नी बताई जा रही है कि वो फील्ड से लेकर प्लेट तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, उसकी जर्नी बताई जा रही है। What can you see in each picture on the next page? Now this is the picture, the process of बाजरा। ठीक है, बाजरा सीड बाजरा में कैसे कन्वर्ट होता है उसकी पूरी प्रोसेस आपको इस पिक्चर में दी हुई है। यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। ठीक है, सो इन पिक्चर 2 यू कैन सी बाजरा कॉप्स इन द मोटर। आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको बाजरा की कॉप्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, द कॉप्स आर क्रश्ड विद अ पिस्टल। अब क्या हो रहा है, पिस्टल से, यानी कि जो ठोकने वाला होता है, मुसली टाइप की जो बोलते हैं, मुसली बोलते हैं जिसे। देखिए फर्स्ट पिक्चर में आपको बाजरा की कॉप्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बाजरा मतलब बाहर से जो छिक्कल टाइप का जो आप कह सकते हैं, कवर, ठीक है, वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद इनको इसमें रखा गया है मुसली में, जहां पर आप ठोकते हैं। ठीक है, वहां पर इसमें रखा गया है पिस्टल में। एंड द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉप। अब कवर को सीड से सेपरेट कर दिया गया है, यानी कि आप उसे लकड़ी से, या लोहे का होता है मोस्टली, ठीक है, लोहे से आप उसको जब मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका कवर अलग हो जाएगा और उसकी सीड अलग हो जाएगी।
You see the separated seeds in picture 3. अब क्या होता है जब हम सीड्स को पीटते हैं, ठीक है, पिस्टल में जब उनको पीटा जाता है उसके बाद उसकी कॉप्स अलग हो जाते हैं, कवर अलग हो जाते हैं और उसकी सीड्स अलग हो जाती हैं, ठीक है। फिर आपको थर्ड पिक्चर में देखिए ये सीड्स दिखाई गई है, थर्ड पिक्चर में आपको सीड्स दिख रही हैं। Now this work is also done by machines like threshers. ये जो वर्क है ये वर्क आप बड़ी बड़ी मशीन्स में भी कर सकते हैं। We call both these as different technology using our hands और big machine. और ये जो काम है, ठीक है, ये काम हम बड़ी बड़ी मशीन्स में भी कर सकते हैं और हैंड से भी कर सकते हैं। कौन सा काम? सीड्स को क्रश करने का, यानी कि पीसने का। ये देखिए ये सीड्स हैं, ये सीड्स को बड़ी बड़ी मशीन्स में भी आप पिसवा सकते हैं, क्रश करवा सकते हैं, या फिर आप अपने हैंड से भी इसे क्रश कर सकते हैं। What technology could have been used to cut the stamp in picture 1? What do you think is being done in the grinder in picture 4? अब आपको बताना है कि What technology could have been used to cut the stamp? स्टैम्प को काटने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी फर्स्ट पिक्चर में यूज करी गई है? And what do you think is being done by in the grinder in picture 4? और आपको क्या लगता है कि कौन सी, मतलब किस तरह की ग्राइंडर में यूज किया गया होगा या किस तरह की चक्की यूज करी गई होगी पिक्चर 4 में? फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए आपने देखा पूरी प्रोसेस आपको दिखाई है कि बाजरा सीड्स बाजरा में कैसे कन्वर्ट होती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सीड्स को, सबसे पहले आप बाजरा को कट करते हैं। जब आप कट करते हैं तो वो कॉप्स ऐसे होते हैं, यानी कि ये बाहर का कवर है, इसके अंदर सीड्स होती हैं, ठीक है। फिर आप इसे पिस्टल में यूज करते हैं। पिस्टल में देखिए ये कर रहे हैं, ठीक है, पिस्टल में ऐसे पीटने के बाद, ठीक है, फिर क्या होता है उसका कवर अलग हो जाता है और सीड्स अलग हो जाती है। ये आपकी सीड्स दिखाई दे रही है। फिर सीड्स यूज होने के बाद देखिए ये लेडी, ये पिक्चर में देखिए ये लेडी क्या कर रही है, ये सीड्स को मशीन में पीस रही हैं, ठीक है, इसे पीसती हैं। पीसने के बाद इसका एक ऐसे आटा बन जाता है, ठीक है, आटा बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है, स्मूथ मिक्सचर बन जाता है। जैसे आपका फ्लोर होता है व्हीट फ्लावर, वैसे ही व्हीट फ्लावर की तरह आपका बाजरा फ्लावर भी बन जाता है, जिसमें फिर आप वाटर मिक्स करके फिर आप उसको डो बना देते हैं, आटा बना देते हैं, और जिस आटे से फिर आप रोटी बना लेते हैं, ठीक है। इन दिस वे द प्रोसेस विल डन। इस तरीके से बाजरा की रोटी बनाई जाती है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाजरा सीड्स कन्वर्टेड इनटू बाजरा रोटी। बाजरा सीड्स को बाजरा रोटी में कन्वर्ट इस प्रोसेस से किया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस। So with this we have complete this whole chapter. I think you have understood this chapter nicely and clearly. If you have any doubt, any confusion, you can see the video again, which will help you to understand the chapter nicely and clearly. We will meet in our next video with the next chapter. Till then, stay safe, stay healthy at home. Bye bye.